डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील पर लगी मोहर, 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर सहमति। पीएम मोदी बोले, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट। भारत ईयू ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची। ट्रंप के मंत्री बोले, खुद अपने खिलाफ वॉर की फंडिंग कर रहा यूरोप। इस्तीफा भेजने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब हुए सस्पेंड। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, कमिश्नर करेंगे जांच। अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए डीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक बंधक बनाने के आरोप, प्रशासन ने किया आरोपों का खंडन। यूजीसी के नए नियम पर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी किया प्रदर्शन, छात्रों ने कहा, यह भेदभाव बढ़ाने वाला कानून। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बजा बिगुल, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 48 नगर निकाय में चुनाव की तारीखों की घोषणा। 23 फरवरी 2026 को मतदान, 27 फरवरी को नतीजे होंगे घोषित। आज देश भर में बैंकों की हड़ताल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने की हड़ताल का आह्वान। हफ्ते में 5 दिन काम का नियम तत्काल लागू करने की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने का ऐलान किया है। यूरोपीय नेताओं की तरफ से समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता पूरा किया है। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, जो हमारे साझा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ मिलकर ऐतिहासिक भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पूरा होने की घोषणा की गई है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक एक्स पोस्ट में कहा गया कि ईयू और भारत ने आज एक महत्वाकांक्षी और व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी कर ली है। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, हमने कर दिखाया, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स डिलीवर की है। पीएम मोदी ने कहा, यह समझौता आर्थिक रिश्तों की मजबूत करेगा, युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करेगा, कारोबार के नए मौके देगा, साझा समृद्धि को बढ़ाएगा और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये ऐतिहासिक डील अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगी और पूरी वैश्विक समुदाय को फायदा पहुंचाएगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस समझौते की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, हमने कर दिखाया। ईयू प्रमुख ने कहा कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदे का सौदा है और इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उधर भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका नाराज दिख रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि यूरोप भारत से ट्रेड कर रूस यूक्रेन जंग को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों का सिलसिला जारी है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है। इसे लेकर खुद अमेरिकी व्हाइट हाउस में ही घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। एक नए खुलासे से इस व्यापार समझौते के रुकने को लेकर रिपब्लिकन खेमे में तनाव की झलक देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेटर ने ही कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को बातचीत में देरी के लिए दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉल की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक क्रूज ने समर्थकों से कहा था कि वे भारत से व्यापार समझौते को सुरक्षित करने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कौन इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है, तो उन्होंने सीधे पीटर नवारो, जेडी वेंस और कई बार ट्रंप का नाम लिया। रिपब्लिकन सूत्र द्वारा आउटलेट को उपलब्ध कराई गई लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्रूज कथित तौर पर कहा गया कि उन्होंने और कई रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल अप्रैल में घोषित मुक्ति दिवस टैरिफ लागू करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकियों के रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट पर असर पड़ सकता है और इससे सीधे 2026 के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। सीनेटर ने तर्क देते हुए ये तक कह दिया था कि इस तरह के नतीजे से रिपब्लिकन पार्टी व्हाइट हाउस और सीनेट दोनों पर अपना कंट्रोल खो सकती है और डेमोक्रेट सत्ता में आ सकते हैं। कुल मिलाकर इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर व्यापक मतभेद उजागर होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर के चलते प्रमुख रिपब्लिकन नेता चुनाव में अपनी पकड़ खोने को लेकर चिंता में है। यह खुलासा भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुआ, जिसमें करीब 5 महीनों से 50% टैरिफ व्यवस्था अभी भी भारत पर लागू है। यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफे के बाद निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच की गई। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध रखा जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव स्तर से आदेश जारी हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफे के साथ उन्होंने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जिलाधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोके रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें बैठाए रखा वहां पर और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल में दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फोन पर कथित तौर पर कहा गया कि ब्राह्मण के बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं, इसे यहीं बिठा लो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। इन आरोपों के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे और पूरे प्रदेश में इस प्रकरण की जांच शुरू हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत अपना पक्ष रखा। एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह ने अलंकार अग्निहोत्री के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट को सामान्य प्रशासनिक बातचीत के लिए बुलाया गया था। एडीएम न्यायिक के अनुसार उस समय एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वे स्वयं मौजूद थे। बातचीत सामान्य माहौल में हुई। उन्हें चाय और कॉफी पिलाई गई और मिठाई भी दी गई। प्रशासन का कहना है कि किसी तरह का दबाव, धमकी या बंधक बनाए जाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। देश दीपक सिंह ने स्पष्ट कहा कि डीएम आवास पर किसी को जबरन नहीं रोका गया। हम सभी उनके करियर और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। डीएम कहीं नहीं गए थे और ना ही किसी ने सिटी मजिस्ट्रेट को रोक कर रखा। प्रशासन के मुताबिक लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। इस विवाद के बीच एक और घटनाक्रम सामने आया। बताया गया कि इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने आधी रात करीब 12:30 बजे अपना अधिकतर सामान सरकारी आवास से निकलवा लिया। इसके बाद वे खुद भी कार में बैठकर किसी अज्ञात स्थान की ओर चले गए। हालांकि प्रशासनिक नियमों के अनुसार उन्हें अभी सिटी मजिस्ट्रेट का विधिवत चार्ज हैंडओवर करना बाकी है। इसी कारण यह माना जा रहा है कि उन्हें 1-2 दिन और बरेली में रहना पड़ सकता है।
ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। इस्तीफे और आरोपों के बाद शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि अलंकार अग्निहोत्री के आचरण और बयानों से प्रशासनिक अनुशासन प्रभावित हुआ है। इस आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। बरेली मंडल के आयुक्त जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध रहेंगे और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे को केवल प्रशासनिक विवाद तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने 5 पेज के पन्ने में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि वे यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित घटनाओं से आहत है। उनका कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से सामान्य वर्ग, विशेषकर स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को संदिग्ध या अपराधी की तरह देखा जा सकता है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और भूमिहार समाज के छात्र प्रभावित होंगे। नासिक से गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के भाषण से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम न लेने पर महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री एवं नासिक के प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन को विरोध का सामना करना पड़ा। समारोह के बीच ही माहौल उस वक्त गर्मा गया जब एक महिला अधिकारी ने इस मुद्दे पर खुलकर आपत्ति जता दी। जानकारी के अनुसार नासिक की वन अधिकारी माधवी जाधव ने मंच के दौरान ही मंत्री से सवाल उठाते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम अवश्य लिया जाना चाहिए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, चाहे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन बाबा साहब का नाम जरूर ले। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटनाक्रम से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। देश भर में जनरल कैटेगरी के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। दिल्ली में सवर्ण समाज के लोग यूजीसी ऑफिस के घेराव करने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिका में रेगुलेशन 3C के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है और कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 2026 के नियमों के तहत निर्मित ढांचा सभी जातियों के व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो।
यूजीसी के नए बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। नियमों को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देकर यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उसका यूपी में हर तरफ विरोध होने लगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज यूजीसी के विरोध में हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी जैसा कानून को संशोधन नहीं बल्कि बर्खास्त कराना चाहिए। हमने आज एसीपी को ज्ञापन दिया है। अगर 5 दिन में कानून वापस नहीं होता तो हम विधानसभा का घेराव करने पर मजबूर हो जाएंगे। यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी गजट नोटिफिकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के बिल को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है। जैसा कि हम सभी छात्रों को जाति के आधार पर बांटने के लिए एक काला कानून लाया गया है, हम सभी छात्र इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और हम सरकार को भी बताना चाहते हैं यह वही छात्र है जो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना जानता है। आपके सत्ता के कुर्सी के चारों पाए को तोड़कर आपको जमीन पे बैठाना भी जानता है। हम अपनी आवाज के लिए खड़े हैं तो इसके लिए कोई हमारा अपराध नहीं है। एक कमरे में हॉस्टल में मुस्लिम भी रहता है और हिंदू भी रहता है, SC ST भी रहता है, ठाकुर जाट ब्राह्मण भी रहता है। उसमें क्यों आपसी भेदभाव नहीं रहता? फिर क्यों समानता है? तो इस समानता को खत्म करने के लिए, छात्र संघ को खत्म करने के लिए, छात्र राजनीति को खत्म करने के लिए काला कानून लाया गया। आजादी की लड़ाई में सभी धर्म जातियों का स्थान रहा है, सब हकता रही है, लेकिन हमें जातियों में मजहबों में तोड़ देना। अब जनरल कास्ट अगर पैदा होते ही अगर दोषी हो जा रहा है तो सरकार हमें सामूहिक रूप से नरसंहार कर दे या मार दे या देश निकाला दे दे, लेकिन हमें ऐसे तिल तिल कर ना मारे। हमारी सरकार से यही है और यूजीसी एक्ट वापस लेना ही होगा। जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची स्थित राज्य निर्वाचन आयोग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर 48 शहरी निकाय में चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है। आयोग के मुताबिक इन सभी निकायों में चुनाव गैर दलीय आधार पर बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। घोषणा के साथ ही आज से सभी संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के तहत 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। प्रत्याशियों को 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 23 फरवरी 2026 को होगा और 27 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब पूरे राज्य में शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मंगलवार को देश भर में बैंकों की हड़ताल का ऐलान किया है और इसका असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिला। यूनियन की डिमांड हफ्ते में 5 दिन का रूल तत्काल प्रभाव से लागू करने की है, जिससे बैंक कर्मचारियों को 2 दिन अवकाश मिल सके। बैंक यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है। खबर कोरबा से है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में बर्खास्त नगर सैनिक संतोष पटेल ने आत्महत्या की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। मौके से पीड़ित नहर सैनिक संतोष पटेल से सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में डिविजनल कमांडेंट और कोरबा कमांडेंट पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। जवान को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक के अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले जिला सेनानी के खिलाफ महिला सैनिकों ने विशाखा समिति में शिकायत की थी। इससे पहले राजनांदगांव के एक सैनिक ने भी आत्महत्या की थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
कल्याण में नगर सेवक के लापता होने से जुड़े फोटो सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर चिपकाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में नगर सेवक मधुर महात्रे के पिता उमेश महात्रे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोस्टर लगाए जाने से उनकी और परिवार की बदनामी हुई है। इस बीच पोस्टर चिपकाने वाले उप विभाग प्रमुख रमेश तीखे की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। उमेश महात्रे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसकी जानकारी एसीपी कल्याण जी घेटे ने दी है। एसीपी घेटे के अनुसार नीरज दुबे द्वारा दिए गए आवेदन पर भी जांच जारी है। इस प्रकरण में नीरज दुबे और अन्य 2 लोगों के खिलाफ दाखिल पत्र मामला दर्ज किया गया है। एसीपी कल्याण जी घेटे ने स्पष्ट किया कि नीरज दुबे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के पास किसी की मौत होने से संबंधित कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। शिवसेना के जो 2 नगर सेवक लापता हैं, उनके लिए हम लोगों ने शहरों में नगर सेवक लापता है इस प्रकार का पोस्टर लगाया था, ताकि लोगों को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी मिले तो हमारे शिवसेना शहर शाखा से संपर्क कर सके। उस दरमियान हमारे साथ हमारे उप विभाग प्रमुख श्री रमेश तीखे जी भी साथ में थे, लेकिन शाम होते होते उमेश महात्रे के पिता श्री मधुर महात्रे, इन्होंने मेरे बेटे की इस पोस्टर लगाने की वजह से मेरे बेटे की बदनामी हुई है, इस प्रकार का झूठा आरोप लगाते हुए हम सभी शिव सैनिकों के ऊपर गुना दाखिल किया हुआ था। इसके बाद पुलिस राजकीय दबाव में आकर के बिना कोई कारण के हम शिव सैनिकों के ऊपर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए दबाव निर्माण कर रही थी, और इसी प्रकार का दबाव वो श्री रमेश तीखे जी इनके ऊपर भी कर रही थी। तीखे जी बहुत प्रचंड दबाव में थे, बहुत तनाव में थे, स्ट्रेस में थे। उन्होंने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क करके उन्होंने अपनी मन की जो भावना थी वो व्यक्त की, और उसी दरमियान रात को 2:30 बजे के तकरीबन आसपास हार्ट अटैक से उनका दुर्दैवी अंत हुआ है। महाराष्ट्र में लोकशाही की रक्षा करने के लिए शिव सैनिकों ने अभी तक बलिदान देना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्दैव इस महाराष्ट्र का कुछ हो नहीं सकता। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल की सतर्कता और साहस से कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग यात्री की जान बच गई है। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी 60 वर्षीय राजेंद्र शुक्ला कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए ठाणे स्थित मेडिसिटी अस्पताल जा रहे थे। उनके ट्रेन से उतरते वक्त राजधानी एक्सप्रेस चल पड़ी। जल्दबाजी में उतरने से राजेंद्र शुक्ला का पैर फिसल गया और वे डब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। उन्होंने फुटबोर्ड को पकड़ रखा था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। घटना को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल शरद घरटे ने बिना समय गवाए दौड़कर यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी सूझबूझ और बहादुरी से बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। वहीं आरपीएफ मुंबई विभाग के वरिष्ठ डीएसपी ऋषि शुक्ला ने भी शरद घरटे को सम्मानित किए जाने की घोषणा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।